मैं आज एक खास विषय पर थोड़ी देर चर्चा करने के लिए आपके सामने आया हूं। जैसा हमारे राष्ट्रीय सचिव माननीय रुद्रनारायण तिवारी जी ने मेरे बारे में कहा कि मैं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता हूं और मैं बिना दवाई के सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ठीक करता हूं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और बहुत सारी चीजें, किडनी का प्रॉब्लम, बहुत माइग्रेन, बहुत सारे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भारत भारती के बैठे हुए हैं मंच पर और देश के विभिन्न हिस्सों से आए भारत भारती की जो आत्मा है अलग अलग प्रदेशों की, वो सब आप सब का पुनः मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज भारत भारती का एक वाक्य है, सूत्र वाक्य है, राष्ट्रीय एकात्मता को समर्पित। तो राष्ट्रीय एकात्मता में जो वर्ड है, राष्ट्रीय में जो मूल वर्ड क्या है? राष्ट्र। तो मैं इस पर संक्षेप में बात करूंगा कि हमारा राष्ट्रबोध और हमारा इतिहास बोध, ये दोनों मिली हुई चीजें। अगर आपके पास अपना इतिहास बोध नहीं है तो आपका राष्ट्रबोध नहीं रहेगा। और मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं दो और खास लोगों का आप सबके साथ विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। हमारे आर्मी के हमारे मेजर साहब बैठे हैं इसमें और हमारे नेवी के कैप्टन साहब किधर गए? तो आप सबका स्पेशल सम्मान, स्पेशल रेफरेंस, आपके लिए दिल में बहुत प्रेम और बहुत सम्मान है। आप वहां रहते हैं तो हम यहाँ आराम से कल्चरल प्रोग्राम का आनंद ले पाते हैं। तो आपके कारण हम यहाँ सुरक्षित रहते हैं। आपका विशेष अभिनंदन। तो अब मैं राष्ट्र का और इतिहास का बोध क्या है। जो राष्ट्र शब्द आप सुनते हैं, मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगा। आप थोड़ा इस कंसेप्ट को क्लियरली समझ लीजिए, सबके लिए बड़े काम की बातें हैं, क्योंकि बहुत सारी जो समस्याएं हम फेस कर रहे हैं उसका मूल कारण ये है कि ना हमारे पास इतिहास का बोध, ना हमारे पास राष्ट्र का बोध है। जब वर्ड नेशन, राष्ट्र को अंग्रेजी में नेशन कहते हैं, तीन वर्ड है अंग्रेजी में, कंट्री, स्टेट एंड नेशन। कंट्री, स्टेट एंड नेशन। कंट्री का मतलब देश, स्टेट का मतलब राज्य और नेशन का मतलब राष्ट्र। क्या तीनों एक ही वर्ड है? नहीं, तीनों एक शब्द नहीं है। कंट्री जो है, कंट्री का अर्थ होता है एक भौगोलिक संरचना, एक ज्योग्राफिकल एंटिटी जो यहां से यहां तक है। जैसे हम भारत के संदर्भ में हम कहते हैं कि कंट्री कहां से शुरू होती है? हम कहते हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, या गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक। दिस इज कंट्री, एक भौगोलिक इकाई। अब अमेरिका के हिस्से भारत के कंट्री में नहीं इंक्लूड हैं, राइट? तो कंट्री इज अ भौगोलिक, इट इज अ ज्योग्राफिकल एंटिटी, भौगोलिक इकाई है। अब राज्य क्या है? राज्य का यहाँ ये अर्थ नहीं है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, यूपी, ये नहीं। राज्य का ये मतलब, पॉलिटिकल साइंस के जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, टेक्निकली वो जानते हैं कि राज्य का अर्थ होता है एक संप्रभु इकाई, एक सोवरेन एंटिटी जिसका अपना कानून है, अपना संविधान है। तो टेक्निकल शब्दों में भारत एक राज्य है। इंडिया इज अ स्टेट, नेशन स्टेट। इंग्लैंड इज अ नेशन स्टेट, अमेरिका इज अ नेशन स्टेट। ठीक है? तो राज्य इन शब्द में जिसकी अपनी संप्रभुता हो। गुजरात की अपनी संप्रभुता नहीं है, तो तकनीकी अर्थों में गुजरात या बिहार या यूपी या पंजाब राज्य नहीं है। तो आपने देश समझा एक भौगोलिक इकाई है, जो राज्य है वह एक राजनीतिक इकाई है। तो फिर राष्ट्र क्या है? फिर राष्ट्र क्या है? व्हाट इज नेशन? नेशन इज अ कल्चरल एंटिटी, एक सांस्कृतिक इकाई। ये कैसे? अब कमाल की बात यह है कि जैसा मैंने कहा कि भारत की एक भौगोलिक सीमा निश्चित है। क्लियर है आपको? ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां इंडियन स्टेट की बात आएगी, भारत एक संप्रभु राज्य है, तो क्या आप मानते हैं कि भारत या भौगोलिक सीमा से आगे भी जाता है? यस या नो? जाता है। कैसे? जितने देशों में हमारे दूतावास हैं, वो दूतावास का क्षेत्र क्या है? वो हमारी संप्रभुता में आता है। तो हमारी संप्रभुता हमारे ज्योग्राफिकल क्षेत्र से बाहर जाता है, ठीक है? लेकिन हमारी जो कल्चरल एंटिटी है, हमारा जो राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है, जो राष्ट्र की जो संकल्पना है, यह इससे भी आगे जाता है। पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर जहां जहां भारतीय खान पान, भारतीय संस्कृति और भारत माता की जय और जय श्री राम और हर हर महादेव बोलने वाले लोग जहां जहां जाते हैं, वो सब जगह भारत राष्ट्र जाता है। तो राष्ट्र एक कल्चरल एंटिटी है।
भारत भारती का जो मूल बिंदु है, राष्ट्रीय एकात्मता को समर्पित अर्थ क्या है इसका? पहले राष्ट्र समझे, फिर एकात्मता की बात समझे। तो जो राष्ट्र एक ज्योग्राफिकल एंटिटी नहीं है, मात्र ज्योग्राफिकल तो है ही, राष्ट्र एक संप्रभु इकाई ही नहीं है, वो तो है ही, लेकिन उसके अलग भी है। उससे अलग क्या है? उससे अलग हमारी सोच। एक शरीर की हम कल्पना करें तो शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर एक शरीर बनता है, उसको आप देश मान लीजिए, और उसको चलाने वाला ब्रेन है, शरीर को चलाने वाला हमारा मस्तिष्क है, उसको आप राज्य मान लीजिए, जो हमारा संविधान है वो देश को चलाता है। और इसकी आत्मा, इस शरीर की एक आत्मा भी है, वो आत्मा राष्ट्र है। तो अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक देश मतलब ज्योग्राफिकल इकाई, एक संप्रभुता मतलब पॉलिटिकल एंटिटी, या एक आत्मा उसकी जो सोच। यह ज्योग्राफी को आज ऐसा क्या है कि केरल में अगर कुछ, मान लो पंजाब में अगर कोई कहता है खालिस्तान या दूसरे अलगाववाद की बात करता है, तो एक कश्मीर में बैठे भारतीय को दर्द होता है, एक बिहार यूपी में बैठे भारतीय को दर्द होता है, एक गुजराती को दर्द होता है, एक मराठी को दर्द होता है। अलग होने की बात तो पंजाब मान लो कुछ सिर फिरे लोग कर रहे हैं, दो चार, लेकिन दर्द आपको, हमारी भूमि तो हम तो वहां नहीं रह रहे। यह हमारा कल्चरल लगाव है, यह हमारी राष्ट्र की चेतना है। जब हमारी राष्ट्र की चेतना खंडित होने की होती है तो हमारे दर्द होता है, चाहे हम तमिलनाडु में बैठे हों, चाहे हम केरल में बैठे हों, चाहे बेंगलोर में बैठे हों, चाहे कर्नाटक में, चाहे किसी भी हिस्से हो। तो राष्ट्र ही एक ऐसा आधारभूत चीज है, आधारभूत तत्व है, जो हमारे ज्योग्राफी को भी जोड़ता है और हमें संप्रभु भी बनाता है, संप्रभुता की भी सीख देता है। तो जब तक राष्ट्र की अवधारणा नहीं रहेगी तब तक भूगोल किसी काम का नहीं। आज अखंड भारत एक अवधारणा ही तो है, अखंड भारत एक, लेकिन हर भारतीय के दिल में है कि नहीं कि भारत अखंड हो? तो वो ज्योग्राफी से बियॉन्ड जाता है, वो हमारे राष्ट्र की तरफ जाता है। ठीक है, तो अब ये तो मैंने आपको राष्ट्र की बात बताई, लेकिन ऐसी क्या सोच है? अब राष्ट्र शब्द तो हम समझ गए, लेकिन ज्योग्राफी तो बनता है, जैसे देश तो बनता है भौगोलिक इकाइयों से मिलके, बिहार यूपी पंजाब हरियाणा राजस्थान महाराष्ट्र सब राज्यों से मिलके, ये तो क्षेत्र हमें दिख रहे हैं, तो एक देश बन गया, राज्य बन गया, संविधान लागू हो गया तो राज्य बन गया। लेकिन राष्ट्र कैसे बनता है? आवाज आ रही है क्या इसमें? राष्ट्र कैसे बनता है? राष्ट्र बनने का, राष्ट्र एक जब कॉन्सेप्ट है, राष्ट्र कोई मूर्त रूप नहीं, अमूर्त है, राष्ट्र एक अमूर्त है। लेकिन आप जानते हैं ना, कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर देखने दिखता है, लेकिन उसको रन कौन करता है? मैं आपको कहूं कंप्यूटर में कि जरा विंडोज दिखा दीजिए तो दिखा पाएंगे क्या? विंडोज कहां है? मैं कहूं कि मदरबोर्ड दिखाइए तो दिखा देंगे आप, लेकिन मैं कहूं जरा विंडोज दिखाइए तो विंडोज कहां से दिखाएंगे? लेकिन विंडोज के बिना कंप्यूटर का अस्तित्व है क्या? या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो राष्ट्र दिखता नहीं है, भूगोल दिखता है, लेकिन राष्ट्र के बिना राज्य का और देश का अस्तित्व नहीं है। तो यह एक सांस्कृतिक किन चीजों से मिलकर बनता है, ये हमारा, और ये बात हम समझे या ना समझे, हमारे विदेशी आक्रांता, मैं इतिहास के झरोखे से आपको ले चलूंगा कि हमारे विदेशी आक्रांताओं ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा। जब तक हम यूनाइटेड थे तो तब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। आप जानते हैं प्राचीन भारत का इतिहास कि सिकंदर तक की विश्व विजयी सेना भारत की सीमा से डर के लौट जाना पड़ा उसे। उस समय मगध का साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। मगध मतलब आज का पटना, पाटलिपुत्र। मगध साम्राज्य, नंद वंश का जो साम्राज्य था, जब पूरा विश्व असभ्यता की बातें कर रहा था, सभ्यता शब्द नहीं जानता था, जंगलों में रहता था, तब हमारे यहाँ हमारा देश सभ्य साम्राज्य निर्मित कर रहा था। उस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। तो इतनी बड़ी सेना उनके पास थी और इतनी ताकत थी कि विश्व विजयी सिकंदर की सेना में इस बात से बगावत हो गई कि हमें मगध से लड़ाई। जब सुना उसकी सेना ने कि मगध से लड़ाई लड़नी है, तो सेना में बगावत हो गई कि वहां हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, और बगावत हुई और उसको वापस जाना पड़ा। आप जानते हैं कि मगध पर आक्रमण भी नहीं कर पाया सिकंदर, वापस जाना पड़ा। तो यह उस समय की अवधारणा है। तो जब राष्ट्र की जब बात होती है तो किन चीजों से मिलकर बनता है? आखिर ये तत्व क्या है जो राष्ट्र को निर्मित करते हैं? तो मैं इस बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपकी सोच।
विदेशी आक्रांताओं ने इस बात को समझा। अब जब मध्यकालीन भारत में जब विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण करना शुरू किया, तो ये अनायास नहीं था कि हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। ये अनायास नहीं था। धन लूटना, मंदिर हमारे धन के केंद्र तो थे ही। अभी पद्मनाभ टेम्पल के बारे में बता रहे थे, मंदिर हमारे धन के केंद्र तो थे ही, लेकिन मंदिर हमारे सामाजिक गतिविधियों के भी केंद्र थे और मंदिर हमारे सांस्कृतिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। तो जब कोई आक्रांता किसी मंदिर को तोड़ता है तो धन तो लूटना चाहता ही है, क्योंकि वो भूखा नंगा है, वो लुटेरा है, वो लूटने निकला है। लेकिन उसके साथ साथ उसकी मानसिकता यह